नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। त्योहारों में मुंबई को डबल गिफ्ट मिलने जा रहा है। जी हां, बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में एक नए एयरपोर्ट और नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे में हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो यही है, त्योहारों पर मुंबई को मेट्रो एयरपोर्ट का तोहफा। आपको बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है। देश के इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद मुंबई के हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई का एक्वालाइन 3 भी शुरू होने जा रहा है। इससे लोगों का सड़कों का जो मुश्किल सफर है वो आसान हो जाएगा। मुंबई को दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। बुधवार को पीएम मोदी नवी मुंबई में बने नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर से यात्रियों और उड़ानों का दबाव काफी कम हो जाएगा। इससे मुंबई आने जाने वालों को काफी सुविधा मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर तैयार हुआ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल 1160 हेक्टेयर है। ये हर साल 9 करोड़ यात्री और 3.25 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को मैनेज करेगा। एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल ऑटोमेटिक पीपल मूवर के जरिए आपस में जुड़े होंगे। बुधवार को एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन होगा, जिसमें टर्मिनल 1 और 3700 मीटर का रनवे होगा। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं और क्योंकि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी शहर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर सामने आता है, नवी मुंबई एयरपोर्ट कुछ इसी तरह से आप कह सकते हैं। जितनी इसकी कैपेसिटी है, टर्मिनल्स है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब ये बन सकता है। फिलहाल आप देखेंगे हमारे पीछे वही टर्मिनल 1 दिखेगा जो जल्द ही इनॉग्रेट किया जाने वाला है। करीब 20,000 करोड़ की लागत से बने इस एयरपोर्ट का नाम दिवंगत लोकनेता दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा गया है। पहले चरण में इस एयरपोर्ट से एक साल में करीब 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है। इस खूबसूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आर्किटेक्ट जहां हदीद ने डिजाइन किया है और इसके टर्मिनल के वास्तुकला में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को अपनाया गया है। आने वाले समय में 4 टर्मिनल होंगे इस एयरपोर्ट पे, तो अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी जो है, पीपल्स मूवमेंट कनेक्टिविटी, वो इस एयरपोर्ट को दी गई है ताकि आप किसी एक टर्मिनल पर गलती से चले जाते हैं तो दूसरे टर्मिनल पर वक्त रहते पहुंच सके। उसके साथ साथ रिंग रोड और बाकी मेट्रो भी जो है वो बन रही है। मुंबई से जो इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट को कनेक्ट की जाएगी, वैसी मेट्रो भी बन रही है। तो पूरी तरह से सरकार की तरफ से प्लानिंग किया जा रहा है और आने वाले समय में सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट के जितना नहीं तो मुंबई एयरपोर्ट से ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करने वाला एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट हो सकता है और इसीलिए सभी की उम्मीदें एक तरह से इस एयरपोर्ट पर है। इस एयरपोर्ट तक यात्रियों के पहुंचने के लिए कई जगहों पर सड़कों और ओवरब्रिज का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद इस इलाके में विकास को रफ्तार मिलेगी और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। अटल सेतु जो आ रहा है वो डायरेक्ट बॉम्बे से इधर उल्वे में उतर रहा है, जिससे तहत आपको तुरंत 20 से 15 मिनट में आप उल्वे में आ सकते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। और एयरपोर्ट का एरिया अभी अच्छा बन रहा है। सुकून है हमको कि यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। जो हमने जगह दी है या हमारे गांव वाले जितने भी गांव 10 गांव यहाँ पे थे वो सब शिफ्ट होके इधर उल्वा में आया है, तो उनको पहला प्राधान्य दिया जाएगा नौकरी के लिए। अभी इंटरव्यू चालू है लोगों का। नवी मुंबई एयरपोर्ट के शुरू हो जाने के बाद मुंबई दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां 2 बड़े एयरपोर्ट हैं। ऐसे शहरों में लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे नाम शामिल हैं। इससे भारत की वैश्विक विमानन स्थिति को बहुत बढ़ावा मिलेगा। मुंबई को एयरपोर्ट के साथ बुधवार को मुंबई को नई मेट्रो लाइन का भी तोहफा मिलने जा रहा है। पीएम मोदी कल मेट्रो 3 एक्वा लाइन कॉरिडोर के आखिरी लाइन का उद्घाटन करेंगे। मुंबई मेट्रो की तीसरी लाइन आचार्य अत्रे चौक वर्ली को कफ परेड से जोड़ेगी। इस लाइन के शुरू हो जाने के बाद लाखों यात्रियों को सफर में सहूलियत मिलेगी। मेट्रो लाइन 3 मुंबई में ट्रैवल की टेंशन को कम करेगी।
मेट्रो से कफ परेड से आचार्य अत्रे चौक तक की यात्रा अब केवल 1 घंटे में पूरी हो जाएगी, जिससे यात्रा करने वाले लोगों के समय और ऊर्जा की काफी बचत होगी। मुंबई की मेट्रो लाइन नंबर 3 जो कि अंडरग्राउंड बनाई गई है, उसकी शुरुआत पहले भी हो चुकी थी और अब एक नए स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के कालवा देवी मेट्रो स्टेशन पर, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उद्घाटन करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते कितना अनोखा ये स्टेशन बनाया गया है। हर कोई आश्चर्य था कि भला अंडरग्राउंड किस तरीके से मेट्रो गुजरेगी। तो आपको बताया कि स्टेशन बनकर तैयार है और कल से ही जो लोग हैं, यात्रीगण हैं, वो कालवा देवी मेट्रो स्टेशन पर आना शुरू कर देंगे। मुंबई मेट्रो लाइन 3 की कुल लंबाई 33.5 किलोमीटर है, जिसमें कफ परेड से आर्य कॉलोनी तक 27 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों में 26 भूमिगत स्टेशन हैं। टिकटिंग प्रणाली में वन नेशन वन कार्ड योजना का उपयोग किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एक ही कार्ड से मेट्रो, बेस्ट बसों, लोकल ट्रेनों और मोनोरेल जैसे सभी विकल्पों में यात्रा करने की सुविधा मिल सकेगी। मेट्रो का किराया 10 रुपए से 70 रुपए के बीच रखा गया है। ये जो ट्रैफिक है ये थोड़ा काफी कम हो जाएगा। जो लोग ज्यादातर गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, टैक्सी है, सब अंदर ये बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उससे काफी फर्क पड़ेगा। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी तो लोग जितना ज्यादा कनेक्टिविटी करेंगे, लोग आना जाना शुरू हो जाएगा। और अभी त्योहार का मौसम में उनने अच्छा तारीख यूज की है ताकि और भी लोग, व्यापारी ज्यादा से ज्यादा आके इस जवेरी बाजार का लाभ ले सकते हैं। नए एयरपोर्ट और मेट्रो की सौगात से मुंबई के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इससे न केवल उनकी यात्रा सुगम हो जाएगी, बल्कि इससे उनकी यात्रा किफायती भी होगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। अक्सर देखा जाता है कि सड़क हादसों के दौरान लोग घायलों को अस्पताल पहुंचाने में झिझकते हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो कोई गोल्डन आवर यानी कि जरूरत के समय में दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करेगा, उसे इनाम देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे में हमारी दूसरी गुड न्यूज यही है, घायलों को अस्पताल पहुंचाएं, राहवीर बन जाएं। जी हां, आपको बता दें, सड़क हादसे के पीड़ितों को समय पर मदद मिल सके, इसके लिए यूपी सरकार ने गुड सम रिटर्न स्कीम के तहत एक नई पहल की है। उत्तर प्रदेश में अब अगर आप सड़क दुर्घटना पीड़ित को पहले घंटे यानी कि गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको 25,000 तक का इनाम मिल सकता है। इस योजना का उद्देश्य है कि लोग दुर्घटना स्थल पर हिचकिचाए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की तुरंत मदद करें। ये योजना उन मामलों पर लागू होगी जहां दुर्घटना गंभीर हो या जिसमें मरीज 3 दिन से अधिक अस्पताल में रहे। ऐसे समय में मदद करने वालों को न केवल इनाम दिया जाएगा, बल्कि जो लोग टाइम पर मदद करेंगे उन्हें राहवीर की उपाधि वाला प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। सरकार इस पहल के जरिए लोगों को सड़क हादसों के प्रति जागरूक करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना चालू कर दी है, राहवीर योजना। ये योजना उन लोगों के लिए है जो राह में किसी तरीके से जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट पे जो गोल्डन आवर्स है उसमें अस्पताल पहुंचाने पर अब 25,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है, योगी सरकार ने। और इस योजना के तहत अगर कोई घायल होता है सड़क पर और उसको कोई व्यक्ति अस्पताल ले जाता है तो 25,000 रुपए मिलेंगे उसके लिए। ये योजना चालू की गई है। ये गोल्डन आवर का समय यानी कि वो शुरुआती के 1 घंटे अगर वो घायल है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर इसको लेकर जब अस्पताल ले जाया जाएगा तो वहाँ पर अस्पताल प्रशासन ही पुलिस को फ़ोन करेगा और पुलिस वहाँ का एक कागज़ है वो राहवीर जो उसको लेकर आएगा उसको सौंपेगा और उसके साथ उसकी एक प्रति जो है वो डीएम को दी जाएगी। यानी कि इस राहवीर योजना के तहत पहले ये राशि 5,000 रुपये थी, जिसको अब बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। दरअसल हाल ही में एनसीआरबी ने 2023 के सड़क हादसों के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों में सबसे ऊपर है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश सड़क हादसों में सबसे ऊपर है। तो सड़क हादसों में जान गंवाने वाले पीड़ितों में यूपी चूंकि सबसे ऊपर है। देश में 2023 में लगभग 1.6 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग। अकेले यूपी में साल 2023 में 22,532 सड़क हादसे हुए और 23,771 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पूरे देश में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आंकड़ों के मुताबिक 14% हिस्सा केवल यूपी का है।
इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मानसून की विदाई के साथ ही जंगलों में रौनक लौट आई है और नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में फिर से सैलानियों का हुजूम उमड़ने लगा है। गुजरात में एशियाई शेर के सबसे बड़े निवास स्थान गिर सेंचुरी भी पर्यटकों के लिए खुल चुकी है। ऐसे में हमारी तीसरी गुड न्यूज यही है, मानसून के बाद फिर पर्यटकों के लिए गुलजार हुआ गिर। एशियाई शेरों के घर गिर सेंचुरी में चहल पहल शुरू हो गई है। करीब 3 महीने के बाद मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद गिर में लायन सफारी की फिर से शुरुआत हो गई है। आमतौर पर हर साल मॉनसून के बाद 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए लायन सफारी की शुरुआत की जाती है, लेकिन इस बार 1 हफ्ते पहले ही सफारी की शुरुआत हो गई है। सफारी की शुरुआत से पर्यटक बेहद रोमांचित हैं और बड़ी संख्या में बब्बर शेरों का दीदार करने के लिए गिर पहुंच रहे हैं। लायन सफारी के दोबारा शुरू होने के मौके पर पहुंचे पर्यटकों को गिर उद्यान के कर्मचारियों ने जबरदस्त स्वागत किया और उनकी सजी धजी जिप्सियों को गिर में रवाना किया गया। पर्यटकों को मानसून के बाद सेंचुरी में न केवल शेरों को देखने का मौका मिला, बल्कि उन्हें पार्क में प्राकृतिक हरियाली और दूसरे वन्य जीवों का दीदार करने का भी मौका मिला। नगरी अयोध्या एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव में चमकने और दमकने के लिए तैयार है, जहां हर गली, हर मार्ग, हर कोना भगवान राम की महिमा में रोशन करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो यही है, दीपावली में दीपों से दमकने के लिए तैयार अयोध्या। जी हां, रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां तेज है। इस साल का दीपोत्सव भव्य और दिव्य हो, इसके लिए कई कारीगर रात दिन काम कर रहे हैं। हर साल अयोध्या में दीपोत्सव पर नए रिकॉर्ड बनते हैं। इस बार भी 24 लाख दियों से रामनगरी को रोशन करने का रिकॉर्ड बनने वाला है। साथ ही इस बार राम की पैड़ी पर 6 विशाल दीपक का भी निर्माण किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य दीपोत्सव मनाने के लिए तैयार है। हर साल की तरह इस बार भी रामनगरी का कोना कोना दीपों से जगमगा उठेगा। दीपावली में अयोध्या सोने की तरह चमकती है, जहां सरयू किनारे जलते लाखों दिए आकाश के तारों को धरती पर उतार लाते हैं। वहीं श्री राम के जयकारों की गूंज भी इस पवित्र धरती को स्वर्ग बना देती है। 19 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि एक बार फिर ऐतिहासिक और धार्मिक भव्यता की मिसाल बनेगी। इस साल राम जन्मभूमि प्रवेश क्षेत्र के समीप तिलक प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। रंगीन रोशनी, नक्काशीदार डिजाइन और पारंपरिक सजावट के साथ ये द्वार दीपोत्सव की भव्यता को और बढ़ाने वाला है। त्रेता समकालीन अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। प्रभु श्री राम जब रावण का अंत करके और विजय श्री का परचम लहराकर और पुनः अयोध्या पधार रहे थे, उस समय अयोध्या में भी इसी प्रकार की तैयारी, त्रेता काल में भी इसी प्रकार की तैयारी की जा रही थी। जिस प्रकार के कलयुग में 21वीं शताब्दी में आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के नेतृत्व में अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। आज हम जहां खड़े हैं, निश्चित ही यहाँ जो है तिलक द्वार का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जो अयोध्या में कोटि कोटि श्रद्धालु भक्तगण अयोध्या आएंगे, उनको इस दरबार से जब वो होकर गुजरेंगे तो उन्हें अपने स्वरूप का भान होगा, उन्हें अपने स्वरूप का मान होगा, उन्हें अपने स्वरूप का सम्मान होगा। वहीं इस बार 26 लाख दियों से रामनगरी को जगमग करने की तैयारी है। वहीं इस बार लोगों के लिए ये 6 विशाल दीपक भी आकर्षण का केंद्र होंगे, जिनका राम की पैड़ी पर स्थायी तौर पर निर्माण किया जा रहा है। ये दिए पत्थर के हैं और बिजली से प्रज्वलित करने की तकनीक से जुड़े होंगे। 10 अक्टूबर तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पवित्र नगरी अयोध्या एक बार फिर आस्था की रोशनी में जगमगाने को तैयार है। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि 26 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलाने का रिकॉर्ड इस बार अयोध्या बनाने वाला है। इतना ही नहीं, 2100 भक्त मिलकर सरयू पर महा आरती करने वाले हैं। इसके अलावा 1100 ड्रोन्स की मदद से एरियल शो भी अयोध्या में होगा, जिसमें भगवान राम के जीवन दर्शन का चित्रण होगा, रामायण के संदर्भों को दिखाया जाएगा। इन दियों के अलावा दीपोत्सव को भव्य और अद्भुत बनाने के लिए इस बार सरयू महाआरती भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस साल 1221 अर्चक महाआरती में हिस्सा लेंगे, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। वहीं ड्रोन और लेजर शो भी इसका मुख्य आकर्षण होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी का भव्य सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
दीपोत्सव से पूर्व 12 अक्टूबर को एक विशेष राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई राम जन्मभूमि ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास करेंगे। यह आयोजन निर्मोही अखाड़ा द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 1500 से ज्यादा संत भाग लेंगे। रामकोट बैरियर से शुरू होकर यह परिक्रमा पूरे अयोध्या क्षेत्र में भ्रमण करेगी, जिसमें आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इस बार कोशिश ऐसे निर्माणों पर भी है जो स्थायी रूप से रामनगरी की पहचान से जुड़ सकें। मसलन इस बार पैड़ी के किनारे ऐसी सीढ़ियां बनाई जा रही हैं जिन्हें ओपन थिएटर के रूप में भी उपयोग किया जा सकेगा। इससे भविष्य में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रस्तुतियों के लिए स्थायी मंच उपलब्ध हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश में कई ऐसी पुरानी रीति रिवाज और परंपराएं हैं जिन्हें खास तौर से अभी तक जिंदा रखा हुआ है। ऐसी एक अनोखी परंपरा है टेसू झांझी विवाह, जिसकी मान्यता है कि इस विवाह के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो यही है, टेसू झांझी की शादी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत। देखिए, सदियों पुरानी इस परंपरा को बुंदेलखंड के इलाकों में आज भी धूमधाम से निभाया जाता है। इस सांकेतिक विवाह के जरिए ग्रामीण संस्कृति और लोक परंपरा को जीवित रखने का संदेश देने की कोशिश की गई है। घोड़ी पर सवार दूल्हा बनी लड़की, गाजे बाजे के साथ निकली बारात। लेकिन ये कोई आम शादी नहीं, बल्कि इसका नाता महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह अनोखा विवाह संस्कार बुंदेलखंड की धरती पर ग्रामीण अंचलों में खास तौर से निभाया जाता है। जाहिर है ये धरती ही जहां वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं के लिए ही जानी गई है। वहीं इन्हीं परंपराओं में इस अनोखी विवाह रस्म का जिक्र होता रहा है। इसका नाम है टेसू झिझिया विवाह। ये विवाह परंपरा हर साल शरद पूर्णिमा के दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ निभाई जाती है। महाभारत काल से जुड़ी ये परंपरा बुंदेलखंड के ग्रामीण इलाकों में तो जीवित है, लेकिन शहरों में भी ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। दरअसल ये पुरानी परंपरा आज शहरों के शोर शराबे वाले माहौल में कहीं खो सी गई है, लेकिन गाँव में आज भी इस प्राचीन परंपरा को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। यही वजह रही कि झांसी शहर में मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की इन छात्राओं का इस पुरानी विवाह रस्म को लेकर उल्लास देखने लायक रहा। डीएलएड संस्था के इन स्टूडेंट्स ने न केवल इस अनूठे विवाह रस्म को निभाने में अपनी भागीदारी दी, बल्कि उनके लिए तो यह अनूठा और प्राचीन विवाह संस्कार एक यादगार अनुभव दे गया। झांसी से अजय झा और औरैया से सूर्य प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने पहल की है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसे गरब्यांग गांव में पर्यटन और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारतीय सेना ने टेंट आधारित होम स्टे का उद्घाटन किया है। ऐसे में हमारी छठी गुड न्यूज यही है, कुमाऊं में सेना ने की टेंट आधारित होम स्टे की पहल। देखिए, कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सेना ने एक बड़ी पहल की। पिथौरागढ़ जिले में चीन नेपाल बॉर्डर से सटे गरब्यांग गांव में टेंट आधारित होम स्टे की शुरुआत की गई। चीन नेपाल ट्राई जंक्शन पर स्थित इस गांव में होम स्टे के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय सेना की तरफ से ये पहल कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को रफ्तार देने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू की गई है। गरब्यांग गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गरब्यांग ग्राम समिति द्वारा संचालित होम स्टे न केवल पर्यटकों को इस इलाके के प्राकृतिक खूबसूरती का अनुभव लेने को प्रेरित करेगा, बल्कि इससे स्थानीय समुदाय को आजीविका का भी अवसर मिलेगा। देश के सीमांत गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला गांव घोषित किया था और केंद्र सरकार उन गांव में वाइब्रेंट विलेज योजना पर काम कर रही है। इसी दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन सरहद से लगे पिथौरागढ़
के कई जो सीमावर्ती गांव हैं, सीमांत गांव हैं, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टेंट सिटी तैयार की है और वहाँ पर जो होम स्टे हैं वो टेंट के तौर पर तैयार किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल खासतौर से अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए, जो पर्यटक पिथौरागढ़ से आदि कैलाश और दूसरे जो पर्यटक स्थल वहाँ जाना चाहते हैं उनके लिए ये टेंट होम स्टे तैयार किए गए हैं। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड ने खास जो तरह के टेंट जो कि भीषण सर्दी बर्फबारी के बीच काम कर सकें, ऐसे टेंट के साथ इन होम स्टे को तैयार किया गया है, जिसमें पर्यटकों के लिए सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो तैयार की गई हैं। तो एक तरह से ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने पिथौरागढ़ के कई, चाहे गुंजी की बात की जाए और जो दूसरे सीमांत गांव हैं वहाँ पर इस वाइब्रेंट विलेज के तहत टेंट होम स्टे की योजना को शुरू किया है। देश के उत्तरी हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फ ने प्राकृतिक सौंदर्य को और भी मनमोहक बना दिया है। ऐसे में हमारी 7वीं गुड न्यूज यही है, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में सिहरन। जी हाँ, देखिए, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक बर्फ की चादर ने पहाड़ों को ढक दिया है। ठंडी हवाओं और बर्फीली वादियों के बीच सैलानियों के चेहरे चमक रहे हैं। बर्फ की पहली फुहार के साथ ही पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। कहीं देवदार के पेड़ों पर बर्फ की परत चमक रही है, तो कहीं बर्फ के फूलों से प्रकृति ने पहाड़ों का खूबसूरत श्रृंगार किया है। पहाड़ों पर जहां तक नजर जा रही है, वहां केवल बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। ये नजारा ऐसा है मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से धरती को सफेद चादर में लपेट दिया हो। पहाड़ों का ये श्वेत श्रृंगार न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए तोहफा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी साबित हो रहा है। कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने पे मेरे को बर्फ मिल जाएगी। इट वाज अ सुपर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। बेसिकली हम लोग वैष्णो माता की यात्रा पे आए थे, लेकिन वहाँ पे यात्रा अभी नहीं हो रहा था, तो हमारे ड्राइवर साहब ने गाइड किया कि आप पटनी टॉप और अपना आगे चलो, वहाँ पे आपको अच्छा वेदर मिलेगा। पिछले 2 दिनों में मौसम ने कश्मीर की वादियों को बर्फ से सजा दिया है। मौसम का बर्फीला मिजाज वैसे तो इस महीने आम है, लेकिन इस बार बर्फ कुछ ज्यादा ही बरसी है। ये चंदनबाड़ी है, जहां इस वक्त बर्फ के सिवाय कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं है। सुबह से जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। अब कश्मीर में लोगों को ये एहसास होने लगा कि अब जाड़े की मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सोनमर्ग में पहाड़ों ने इस बार बर्फ का स्वागत कुछ इस अंदाज में किया है। यहाँ की धरती बर्फ की सफेदी से ढक गई है और जमीन पर मानो जन्नत उतर आई है। सोनमर्ग की वादियाँ फिलहाल बर्फ की सफेदी से चमक रही है। मौसम की करवट के बाद कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ का ऐसा ही साम्राज्य नजर आ रहा है। कश्मीर के पहलगाम में भी बर्फबारी से रौनक है। यहाँ भी 2 दिनों से जमकर बर्फ बरस रही है और इस बर्फ ने चप्पे चप्पे को सफेदी से ढक दिया है। बर्फ ने कश्मीर की वादियों को केवल खूबसूरती ही नहीं बख्शी, बल्कि कुछ दुश्वारियां भी दी है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे अक्टूबर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बाद सड़कों पर आवाजाही रुक गई है। कहीं संपर्क मार्ग बर्फबारी के बाद बंद हैं और कहीं कहीं बीआरओ को रास्तों से बर्फ हटाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन इस बीच वहां पहुंचे सैलानियों को बर्फबारी से ढके पहाड़ किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहे। कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी सफेद बर्फ की चादर ढकी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की है। यहाँ बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब तक केवल बर्फ का कब्जा है, लेकिन इतनी बर्फ के बाद भी सिख संगतों का यहाँ पहुँचना जारी है। वहीं बाबा केदार का धाम भी बर्फ की सफेदी से दमक रहा है। 2 दिनों से लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद यहाँ की रंगत सफेदी में घुल गई है। यहाँ भक्त न केवल बाबा के दर्शन कर रहे हैं, बल्कि कुदरत के श्वेत श्रृंगार का आनंद भी ले रहे हैं। चमोली की ऊंचाई वाली जगहों पर सोमवार से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर मंगलवार को भी जारी है। तमाम निचली जगहों पर इस समय लगातार मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर से अशरफ वाणी, चमोली से कमल नयन और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।